तो लास्ट वीडियो में हमने वल्कनाइजेशन ऑफ रबर पढ़ लिया था, नेचुरल रबर भी पढ़ चुके हैं, सेमी सिंथेटिक रबर या वल्कनाइज्ड रबर भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर मतलब सिंपल सा यही इसका मतलब है कि ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड रबर है, लैब में प्रिपेयर्ड जो रबर होती है वो है। इट इज़ रबर लाइक पॉलीमर विच इज़ केपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ, however it returns to its original shape and size as soon as the external stretching force is released। यही रबर जो होती है ये बेस्ट रबर होती है, इसमें सब सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब इस रबर में अब इसका पहला एग्जांपल है सिंथेटिक रबर का नियोप्रीन। ठीक है, तो नियोप्रीन इसका कॉमन नेम है। अब एक चीज़ यहाँ देखने वाली है कि ये सब रबर भी जो होती है वो पॉलीमर्स ही होती है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे पॉलीमर्स पढ़े हैं, तो उन सब में हमको काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ती थी। कॉमन नेम हो गया, फिर रिएक्शन हो गई, फिर रिएक्शन की कंडीशंस, मोनोमर्स, उसके बाद यूजेस। लेकिन अब जो रबर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ इसकी एक चीज़ याद रखनी है और वो क्या है, मोनोमर। और जिसमें कि एक और हमको अच्छा प्लस पॉइंट मिला है कि जितनी भी रबर्स होती हैं ज़्यादातर सभी रबर्स में ब्यूटाडाइन यूज़ होता है। तो अब मोनोमर याद रखने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक मोनोमर तो क्लियर है कि ब्यूटाडाइन है। ठीक है, तो अब हम अपनी पहली सिंथेटिक रबर पढ़ने जाते हैं, दैट इज़ नियोप्रीन। ओके, सो पॉलीमर फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन इज़ नियोप्रीन। अभी हमने देखा था आइसोप्रीन, वहाँ पे आइसोप्रीन देखा था, तो अब हम क्लोरोप्रीन देखेंगे। इन दो मोनोमर से बनती है। ठीक है, तो क्लोरोप्रीन भी क्या है, क्लोरोप्रीन इज़ 3 क्लोरो 1 2 ब्यूटाडाइन। ओके, वहाँ पे जो आइसोप्रीन हमने देखा था उसमें भी ब्यूटाडाइन था, तो क्लोरोप्रीन में भी ब्यूटाडाइन है। तो इस तरीके से, और जो मैकेनिज्म है, जो पॉलीमराइजेशन है, वो वैसे ही होगा जो हमने नेचुरल रबर के फॉर्मेशन में देखा था। क्या होगा, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, यहाँ भी होमोलिटिक क्लीवेज, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो इन दोनों के पास जो फ्री रेडिकल है मिलके ये लोग बॉन्ड बना लेंगे, जैसा कि इनने यहाँ बनाया हुआ है। और इनके पास जो फ्री रेडिकल है ये फर्दर आगे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते जाएंगे। मॉलिक्यूल के फर्दर जो क्लोरोप्रीन के मॉलिक्यूल हैं उनके टर्मिनल कार्बन पे भी जो फ्री रेडिकल बना है उनके साथ रिएक्ट कर करके बॉन्ड बनाएंगे, और इस तरीके से हमको होल एन करके हमको नियोप्रीन मिल जाएगा। तो इस तरीके से नियोप्रीन का फॉर्मेशन होगा। मोनोमर हमें याद रखना है, क्लोरोप्रीन मोनोमर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मोनोमर याद रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट रबर है ब्यूना एन, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। हमने ब्यूना एस पढ़ा था, काफ़ी सिमिलर है। तो नाम से हमको पहले पता लगाना है कि पॉलीमर क्या है। बी से हमें पता चल रहा है कि इसमें ब्यूटाडाइन होगा। ठीक है, एन से हमको पता लगाना है कि एक्राइलोनाइट्राइल होगा। ठीक है, और Na से क्या पता चल रहा है कि इसमें सोडियम यूज़ होता है। तो अब ये रिएक्शन कैसे होती है, तो ब्यूटाडाइन में पहले तो ब्यूटा 1,3-डाइन ले लिया, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाला मोनोमर है एक्राइलोनाइट्राइल। अब ये रिएक्शन यानी पॉलीमराइजेशन होगा कैसे, वैसे ही जैसे अभी तक के सारे रबर्स में होता आ रहा है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ फ्री रेडिकल बना, यहाँ फ्री रेडिकल बना। इन दोनों के जो फ्री रेडिकल हैं इनने आपस में फ्री रेडिकल यूज़ करके अपने बॉन्ड बना लिए, और यहाँ भी क्लीवेज हुआ, बॉन्ड क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, और यहाँ भी फ्री रेडिकल बना। तो अब ये जो CH थे इनने अपने फ्री रेडिकल यूज़ करके यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। उसके बाद ये वाला जो CH2 है जिस पे फ्री रेडिकल आया, और ये वाला जो CH है जिस पे फ्री रेडिकल आया, इनने भी अपने फ्री रेडिकल्स यूज़ करके बॉन्ड बना लिया, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। फिर ये वाला जो CH2 है इस पे भी फ्री रेडिकल है, तो अब इसके बगल में जो अगला ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल होगा, टर्मिनल कार्बन होगा जिस पे फ्री रेडिकल होगा, ये उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली ये ब्यूटाडाइन का जो पहला कार्बन है इस पे जो फ्री रेडिकल आया, इसके बगल में जो एक्राइलोनाइट्राइल का टर्मिनल कार्बन होगा जिस पे फ्री रेडिकल होगा, ये उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। और ऐसे करके दोनों साइड हम डैश दिखा के होल एन करके हमको ब्यूना एन रबर मिल जाएगी। अब इसके यूजेस देखते हैं। It is an insulator in nature and is used for making conveyor belts. Okay, now what are conveyor belts? And printing rollers. तो आप कभी आपने ट्रेडमिल देखी होगी, ट्रेडमिल पे जो बेल्ट होता है जिस पे हम चलते हैं उसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। उसके बाद अगर आप एयरपोर्ट गए हो तो एयरपोर्ट पे आपको आपका लगेज रखना होता है एक बेल्ट पे, फिर दूसरे साइड से वो लगेज निकल के आता है, तो बेसिकली आपका लगेज कन्वे होता है उस बेल्ट पे। ठीक है, इसलिए इनको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। तो ये ब्यूना एन से बने होते हैं। फिर प्रिंटर में जो रोलर्स लगे रहते हैं जो पेपर को फटाफट आगे करते जाते हैं, अगला पेपर लाते जाते हैं, वो भी ब्यूना एन से बने होते हैं। अगला रबर हम पढ़ेंगे ब्यूना एस। फिर से हमको इसके नाम से पता लगाना पड़ेगा, BU ब्यूटाडाइन है, Na सोडियम यूज़ होगा, और S क्या है, स्टाइरीन। स्टाइरीन हमको बहुत अच्छे से पता है, हमने स्टाइरीन पहले भी पढ़ा था पॉलीस्टाइरीन में।
अब इसका रिएक्शन देखते हैं। ये है इसका रिएक्शन। मैकेनिज्म फिर से बहुत सिंपल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, होमोलिटिक क्लीवेज होने वाला है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करके फ्री रेडिकल मिलेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल मिलेगा। सिमिलरली स्टाइरीन में भी हमको ऐसे फ्री रेडिकल मिलेगा। ठीक है, ये दोनों कार्बन अपने फ्री रेडिकल का यूज़ करके इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। ये कार्बन पे जो फ्री रेडिकल आया है और इस पे जो फ्री रेडिकल आया है, ये अपने फ्री रेडिकल यूज़ करके बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद ये वाले जो कार्बन पे फ्री रेडिकल है, इसके बगल में जो ब्यूटाडाइन का टर्मिनल कार्बन होगा जिस पे फ्री रेडिकल होगा, ये उससे बॉन्ड बनाएगा, ये भी उसी तरीके से बॉन्ड बनाएगा और ऐसे होल एन करके हमको ब्यूना एस मिल जाएगा, जो कि एक सिंथेटिक रबर है। अब हम इसके यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो टायर्स। ठीक है, टायर बनाने में यूज़ होता है। फुटवेयर जो स्लीपर्स हम पहनते हैं उसमें यूज़ होता है, और केबल इंसुलेशन में यूज़ होता है। ये देखो डायग्राम में भी दिख रहा है, टायर बनाने के लिए और जो हम स्लीपर्स यूज़ करते हैं वो बनाने के लिए यूज़ होता है। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। पॉलीमर्स हम बहुत पढ़ चुके हैं, हमें पॉलीमर्स का कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, बट हाँ, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है ये बताती हूँ। बायो मतलब होता है लिविंग, डिग्रेडेबल मतलब होता है किसी भी चीज़ का डिकम्पोज होना, या फिर हिंदी में बोले तो सड़ना। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचुरली नेचर में अपने आप डिकम्पोज हो जाती है उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अभी तक हम जितने भी पॉलीमर्स पढ़ चुके हैं, रबर को भी इंक्लूड करके जितने भी पढ़ चुके हैं, सब सिंथेटिक पॉलीमर्स थे और ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये नेचर में डिग्रेड नहीं होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है पॉलीथीन। क्यों हम कहते हैं कि पॉलीथीन को ऐसे आप रोड पे या इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि जो काउज होती हैं, जो कैटल्स होती हैं, वो अगर इनको खा लें तो उनकी बॉडी में जाके वो इंटेस्टाइन में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। ठीक है, तो ये नेचुरली डिग्रेड या नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो पाते। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसे कौन से पॉलीमर्स हैं जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं। तो पढ़ते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स आर मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल, वी ऑलरेडी नो दिस। दैट इज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू dispose of the polymeric waste. Example is polythene bags. So to compensate that, nature has provided us a variety of polymers which can be produced by the biological systems in plants एंड एनिमल्स। अभी हम आगे जो पॉलीमर्स पढ़ने वाले हैं, हम उसमें देखेंगे कि वो पॉलीमर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि जो मोनोमर्स चाहिए, वो हमारी या प्लांट की बॉडी से ही आते हैं। जैसे कि एक जो पॉलीमर है नाइलॉन 26, उसमें अमीनो एसिड्स यूज़ होते हैं। तो अमीनो एसिड्स हमारी ही बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी की चीज़ यूज़ करके ये पॉलीमर्स बनाए जाते हैं और इन पॉलीमर्स को हम बायोपॉलीमर्स कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैप्सूल। आपने अगर कभी भी कैप्सूल खाया हो तो आपको ऊपर से लगता होगा यार ये तो प्लास्टिक सा कुछ लग रहा है, बट एक्चुअली वो प्लास्टिक नहीं है, वो एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। जैसे ही आप वो कैप्सूल खाते हो, वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में डिकम्पोज होता जाता है और धीरे धीरे जो अंदर की मेडिसिन है या ड्रग है वो धीरे धीरे रिलीज़ होती जाती है। ठीक है, तो एक कंट्रोल्ड तरीके से मेडिसिन को बॉडी में रिलीज़ करने के लिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो पहला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PHVB। P stands for poly, H stands for hydroxy butyrate, B stands for beta hydroxy and V stands for valerate। तो अब ये एक कोपॉलीमर है जिसमें दो मोनोमर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम उन दो मोनोमर्स का हम बनाते हैं, फिर हम उसकी रिएक्शन देखेंगे। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि इसमें OH ग्रुप भी आएगा, हाइड्रोक्सी है, और ओएक एसिड यानी COH ग्रुप भी आएगा, और ब्यूट मतलब 4 कार्बन, जिसमें से एक कार्बन तो ऑब्वियसली COH का होगा। तो पहले मैं 4 कार्बन बना लेती हूँ, CH3 CH CH2 COOH। मैंने 4 कार्बन भी बना लिए, ब्यूट कर लिया है, ओएक एसिड OH भी बना लिया। अब नंबरिंग अगर देखें तो 1 2 3 4, तो थर्ड पोजीशन पे मैंने OH लगा दिया। पहला मोनोमर रेडी है, दूसरा मोनोमर बनाते हैं पेंटोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड यानी कि 5 कार्बन, तो CH3 CH2 CH CH2 COOH, 5 कार्बन पूरे हो गए। अब मुझे बस हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है, तो मैंने ये लगा दिया। तो दोनों मोनोमर हमारे बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दिखाने के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ही स्लाइटली मैं रीअरेंजमेंट कर रही हूँ। CH2 COOH, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रही हूँ।
CH3, sorry, this will be CH2, CH3, CH2, COOH। ओके, अब हम कराने वाले हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करा। यहाँ जो CH3 है इसको उठा के नीचे रख दिया और OH को ऊपर ले आई। यहाँ जो CH3 CH2 था इसको नीचे रख दिया और OH को ऊपर लिख दिया, बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया। अब हम रिएक्शन देखेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। COH ग्रुप अपना OH दे देगा और OH अपना H दे देगा। इस तरीके से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वाटर का रिमूवल होगा। सिमिलरली यहाँ जो OH ग्रुप है ये भी अपना H देगा बगल वाले मॉलिक्यूल को और उससे OH लेके वाटर रिमूव कर लेगा। ये जो COH ग्रुप है ये भी अपना OH देगा बगल वाले मॉलिक्यूल को और उससे H लेके वाटर रिमूव करेगा। तो अब हमें जो पॉलीमर मिलेगा उसको हमको कैसे लिखना है, O CH CH3 CH2 CO। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे ईस्टर लिंकेज बना है और इसको मैं C2H5 लिख देती हूँ क्योंकि वो ऐसा थोड़ा मेसी दिख रहा है, तो C2H5 कंप्रेस करके उसको लिख दिया CH2CO CO और डैश। ओके, तो अब इसको ऐसे करके मैं होल N करके लिख दूंगी और ये मेरा पॉलीमर रेडी है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर रेडी है। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, यहाँ एक ईस्टर लिंकेज है, जो COO है वो एक ईस्टर लिंकेज है। तो अब हम अपना नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़ने वाले हैं। इसके यूजेस हमने नहीं देखे थे। PHVB इज़ यूज्ड इन स्पेशलिटी पैकेजिंग। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं है बट मैं पढ़ के बता रही हूँ। एंड कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स हमने देखा था। ये जो कैप्सूल्स हैं ये कुछ इस तरीके से डिकम्पोज होते हैं बॉडी में कि धीरे धीरे जो मेडिसिन रिलीज होती है। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक डिवाइस। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक डिवाइस। वेट, लेट मी जस्ट इरेज दिस आउट। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक डिवाइस। ऑर्थोपेडिक डिवाइस वो होती हैं जो कई लोग जो डेफ होते हैं वो कान में कुछ मशीन्स यूज़ करते हैं और जिससे उनको बेटर सुनाई दे, तो उनमें भी ये यूज़ होता है। अब हम अपना नेक्स्ट जो और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, लास्ट पॉलीमर जो पढ़ने वाले हैं वो है नाइलॉन 26। आप नाइलॉन 6 भी पढ़ चुके हो, आप नाइलॉन 6 भी पढ़ चुके हो। अब हमारा नाइलॉन 26 है। ठीक है, जिसमें आपको पहले से ही पता है कि ये जो 2 और 6 है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मोनोमर्स हैं उसमें कितने कार्बन एटम है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि जो नाइलॉन 26 हम बनाएंगे उसमें जो हमारे मोनोमर्स हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। ओके, दोज आर अमाइनो एसिड्स। आप अमाइनो एसिड्स और अच्छे से बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे। यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देती हूँ। अमाइनो एसिड्स, अमाइनो मतलब होता है अमीन ग्रुप NH2 और एसिड्स मतलब होता है COOH ग्रुप। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें अमीन ग्रुप भी है और COH ग्रुप भी है उनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अब हम अपने पॉलीमर बना लेते हैं। ठीक है, पहला पॉलीमर नाइलॉन 2, यानी पहला पॉलीमर में 2 कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम तो हमको COOH से ही मिल जाएगा और एक कार्बन एटम हम लिख लेते हैं। बस 2 कार्बन पूरे हो गए। अब बस हम अपना NH2 ग्रुप यानी अमीन ग्रुप लगा देंगे। दूसरा है नाइलॉन 6, 6 कार्बन एटम चाहिए, तो एक कार्बन एटम तो हमको फिर से COH से ही मिल जाएगा और बचे 5 कार्बन एटम तो वो हम मिथाइलिन से ले लेते हैं और बस अब हमको बस NH2 ग्रुप लगाना है। और अब हम करा लेंगे अपना पॉलीमराइजेशन, जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। COH अपना OH देगा, NH2 अपना एक हाइड्रोजन एटम देगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा और हमारा पॉलीमर रेडी है। तो कैसे लिखेंगे पॉलीमर को, NH लिखेंगे क्योंकि उस साइड भी जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू होगी और आगे पॉलीमर बनता जाएगा। और यहाँ पे भी एक नोट करने वाली चीज़ जो है वो ये है कि जैसे कि लास्ट पॉलीमर में ईस्टर लिंकेज बना था, यहाँ पे CONH अमाइड लिंकेज बनता है। और इस तरीके से नाइलॉन 26 पॉलीमर रेडी है। यहाँ पे भी फर्दर रिएक्शन होती जाएगी इस साइड, यहाँ भी रिएक्शन होती जाएगी इस साइड। थैंक यू।